ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं, नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग मीजोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक प्रभाव। तो अनुनाद के बारे में हम लोग बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। देखो मेसोमेरिक या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो वो समझ लो। तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दूसरी बात है, जो मेसोमेरिक या मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, बेसिकली अगर उसको हम देखते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये इफेक्ट तभी यूज होगा जब उसके अंदर रेजोनेंस होगा। यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस होगा तो फिर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस होगा तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। यानी कि एक चीज समझिएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि उस यौगिक के अंदर रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन है तो फिर मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा जाएगा, और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ रही बात? पहली बात तो दिमाग में ये रखनी है। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट करता है क्या है। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट में भी वही उसी तरीके से एटम या ग्रुप होते हैं, एटम या फिर ग्रुप होते हैं जो कि रेजोनेंस में हेल्प करते हैं, जो कि रेजोनेंस में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस में हेल्प करेंगे, वही मीजोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक सिचुएशन ऐसी है, यहाँ CS डबल बॉन्ड CS देन CS डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो आपको पता है कि इसके अंदर रेजोनेंस है, देख रहा है। अब हम इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, यहां पर कोई A एटम लगा दिया जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास में कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई एक ऐसा एटम हमारे पास प्रेजेंट है जो कि डबल बॉन्ड से लगा हुआ होगा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और रेजोनेंस को समझें तो मैंने आपको ये फॉर्म एक बताया था। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और हमारे पास लोन पेयर है तो इसमें जो रेजोनेंस होगा उसका तरीका ये होगा, ये बताया था मैंने। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? बस इतना से समझ लो कि जो ये ग्रुप यहां लगा हुआ है यही इफेक्ट शो करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। मैंने वहां जरूर बोला था कि मैंने कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के लिए मैंने बोला था कि एटम के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर शिफ्ट हो गए, लोन पेयर शिफ्ट हो गए, लोन पेयर शिफ्ट हो गए जिससे कि रेजोनेंस हो गया। भाई इससे शुरुआत हुई है ना, इससे शुरुआत हुई, फिर यहां पहुंचे और फिर कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो मैंने कहा इसमें रेजोनेंस हो गया है, यही तो मैंने बोला कि इसमें रेजोनेंस हो गया है। क्लियर है? लेकिन अब रेजोनेंस किसके कारण से हुआ है? वो हुआ इस ग्रुप के कारण से। इस ग्रुप में क्या खासियत थी? इस ग्रुप में एक खासियत थी कि इसमें एक लोन पेयर था, तो लोन पेयर उसने दिया, फिर देन आगे, फिर देन आगे। तो ये जो ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, एक ऐसा ग्रुप जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है, इस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसको एक कैटेगरी में डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस होगा तो फिर माइनस भी होगा, चलो माइनस के लिए सोच लेते हैं। सेम सिचुएशन रखते हैं, सेम सिचुएशन रखते हैं, यहां डबल बॉन्ड CS2 कर देते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं एक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो विथ पाई बॉन्ड। फिर से मैंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, दोनों के बीच में डेल्टा EN की वैल्यू 0 ना हो, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, यानी कि दोनों के बीच में विद्युदात्मकता का अंतर हो, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 0 ना हो। या ये कह सकते हैं कि जो B है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और जो A है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। ऐसी सिचुएशन हो जाए कि B जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो,
ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है और वो इसके साथ में कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस शो कर रहा है तो वो भी मीजोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। अब सोच के देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये इधर खींचेगा 100% इधर ही जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो कॉन्जुगेशन के थ्रू ये किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, और कॉन्जुगेशन के थ्रू ये किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो शुरुआत किसने की है, इस ग्रुप ने शुरुआत की है। आ रही बात समझ में, किसने शुरुआत की है, इस ग्रुप ने शुरुआत की है। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं -m। अब समझ में आ गया कि +m और -m और मीजोमेरी इफेक्ट तभी काउंटेबल होगा जब उसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद नहीं तो मीजोमेरी इफेक्ट नहीं। क्लियर है? जैसे इसी को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A लगा लिया और फिर यहाँ CH2 लगा लिया, फिर यहाँ CH लगा लिया, डबल बॉन्ड CH2 लगा लिया। ठीक है, तो आप देखो इनके बीच में अब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब A के चाहे जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे रहो वो ये कंडीशन शो नहीं कर सकता, तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन 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 अगर A इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसमें कौन सा प्रभाव हो सकता है, आई प्रभाव हो सकता है। A इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या कुछ भी है तो उसमें फिर अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, आई इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये पॉइंट समझ में आ गया, दोनों कैटेगरी समझ में आ रही है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में जो डिफरेंस है वो समझ लो, और कौन सा कैसा वर्क करता है ये समझ लो। नोट करो फिर आगे बताता हूं। तो चलो ये देखो आपके पास में +m और -m का एक ऑर्डर हमने आपके सामने रख दिया है। +m और -m, समझ लें इस बात को। मैंने अभी बोला है कि +m का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर O है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ N जो डायरेक्टली लगा है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो O डायरेक्टली लगा होगा उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में है, ब्रोमीन में है, आयोडीन में है। यानी ऐसे ग्रुप है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ऐसे पहचान लो कि अगर कोई ग्रुप रखा हुआ है तो उससे हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि ये +m है कि -m है। अगर कॉन्जुगेशन के साथ डायरेक्टली एक ऐसा एटम अटैच हो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो +m होगा, पहली बात। अब -m को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, तो वहां पर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड होगा, कैसा होगा, कुछ इस कंडीशन में होगा, जैसे यहां पर देख लो आप, देखो यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मतलब जो अटैच है उससे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहां देखो Cn है तो यहां पर भी क्या होगा, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड है। SO3H में भी आपको समझ में आ गया होगा, SO3H वाली कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ कंडीशन हो गई, ये देखो ये इस तरह से है। CHO में आपको पता ही है कि जो भी हमारे पास में होंगे उसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग ये होगी। देखो ना, पहचान लोगे आप, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड है, ये होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O फिर दिख रहा है आपको, ये देखो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। डायरेक्टली कौन अटैच है उसको देख लो, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी वही कंडीशन है, डबल बॉन्ड, उसके आगे कुछ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आ रही है बात समझ में? तो दोनों बातें समझ में आ गई है कि +m को कैसे पहचाना जाएगा और -m को कैसे पहचाना जाएगा। देख के पहचान सकते हो कौन +m है कौन -m है। यहां तक बात समझ में आ गई है, क्लियर है? अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको देख लो, वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, वो है NO। NO एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों व्यवहार होते हैं, ये +m भी देता है और -m भी देता है, -m भी देता है। कैसे? अगर आप सोच के देखो, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, देन यहां पर आपने लगा लिया, चलो CH2 कर लेते हैं, देन N डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसको देखूं तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है और कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो ये देखो ये वाली कंडीशन आ रही है और ये कंडीशन आ रही है, तो यानी कि इसका मतलब ये -m हो गया। आ रही है बात समझ में? -m हो गया। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? yes,
समझ में आ रहा है? और अगर मैं यही कंडीशन कर दूं, यहां के लिए कर दूं इसी तरीके से, अगर ये कंडीशन कर दूं, यही CH2 ले लूं, यहां डबल बॉन्ड CH, यहां पर वैलेंसी ज्यादा हो गई, हाँ 1 मिनट, क्लियर है? और अगर मैं यहीं पे कर लूं, देन यहां पर N डबल बॉन्ड O ले लूं, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये ऐसे भी देगा, और ऐसी कंडीशन करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस M हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना, ये दोनों के लिए कंसीडर हो जाता है -M और +M। ठीक है भाई, क्लियर है? लेकिन डोमिनेंसी किसकी होगी, -M की होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो बेसिकली वो ऊपर की ओर लेके जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया भैया, +M क्या होता है, -M क्या होता है? ठीक है, तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके कुछ यूज देख लेते हैं। तो चलो बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूं मैं, और जरा थोड़ा सा बताना है कि +M और -M से क्या चीजें हो सकती हो। तो हम चल रहे हैं एरोमेटिक में, चल रहे हैं एरोमेटिक, क्योंकि आगे चल के हमें एरोमेटिक ही देखना है, एरोमेटिक ही पढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोई +M का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं OH ले लेते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, ले लिया फिनॉल हमने। अब जरा एक काम करना है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश करना, और शुरुआत वही है। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बताया मैंने कि क्या है ये, पहले मैंने नहीं बताया था, पढ़ा मैं पहले भी चुका था। तो चलो करना वही है, क्या करना है आपको, इसमें कौन सा नेचर होगा, अब आप क्या बोलोगे, +M नेचर है। क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये आगे की ओर होगा। तो ठीक है, चलो एक बार बना के देखते हैं अपन लोग, क्या कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पर ये कंडीशन होगी। आ गया समझ में, क्लियर हो रहा है सभी को? फिर देन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आगे, देन ये ट्रांसफर होगा आगे, क्लियर है? नेक्स्ट बनाओगे तो क्या कंडीशन होगी, ये पहले भी अपन बना ही चुके हैं, यहाँ OH हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट आगे बनाओगे तो ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, ये आगे की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते जा रहे हैं आपके पास में, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ O, यहाँ प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास में, यहाँ ये कंडीशन हो गई, यहाँ निगेटिव हो गया, देन फिर आगे शिफ्टिंग हो जाएगी, और जब आगे शिफ्टिंग हो जाएगी तो फाइनली आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, एंड देन OH बनेगा। आगे बात समझ में? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रेजोनेंस हुआ क्यों है, किसके कारण से इनिशिएट किया गया, ये किया गया +M व्यवहार के कारण से, यानी कि O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसने इलेक्ट्रॉन दिए और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल माइनस का भी ले सकते हैं, चलिए हमारे साथ में चलते रहिए। माइनस का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल CN का ले लेते हैं, ये ले लो CN का, देख के ही दिख गया हमको, कॉन्जुगेशन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख गया, यानी कि इसका मतलब कौन सा हो गया, माइनस है। माइनस है, ठीक है, माइनस है। तो नेचुरल सी बात है, शिफ्टिंग इधर की ओर होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये शिफ्टिंग पॉजिटिव टू निगेटिव कर लोगे, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, या माइनस, यहां पर आपने डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कंडीशन हो गई, ये शिफ्टिंग आगे की ओर हो जाएगी। तो अब आप देखो यहाँ क्या कंडीशन है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, या डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन आ जाएगी, देन ये शिफ्टिंग हो गई, हो जाएगी शिफ्टिंग, और ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, और देन आगे उसका दूसरा फॉर्म क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन सा फॉर्म क्रिएट होगा, अब आप समझ गए होंगे, ये बॉन्ड फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? तो यहां से आपने -M के थ्रू ये काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
कोई डाउट नहीं आता? ठीक है, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करने जा रहा हूं, अब उसको समझो, साथ में चलते रहो, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब मान लेते हैं आपके पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो अब मैंने आपके सामने एक यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया, एक कोई ग्रुप लगाया, दमदार ग्रुप लगाया था, और ये दमदार ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बता दूंगा मैं कौन कौन सा हो सकता है वो। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ लो आप। यहां पर मैंने इस जगह पर, यहां पर मैंने CHO लगाया है, फिर एक कंडीशन मैंने ऐसे ली है, यहां पर वही ग्रुप लगा है, यहां CHO लगाया है, और वही कंडीशन यहां पर कि एक दमदार ग्रुप मैंने ऊपर लगाया और यहां पर मैंने CHO लगाया। बहुत पते की बात समझाने जा रहा हूं। जैसा कि हमको पता है कि इस कंडीशंस में जो CHO ग्रुप हमारे पास में होता है, वो CHO ग्रुप जो होता है -M होता है, जैसा कि हम जानते हैं, -M है। ठीक है, क्लियर? अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो -M नेचर है ये लग गया इसमें, और ये ग्रुप को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ये बात की बात है। स्टेबिलिटी पे करेगा, एसिडिक नेचर करेगा, बेसिक नेचर करेगा, ये बात की बात है, ये बात की बात, अभी उसके बाद में बात करेंगे। मैं कह रहा हूं इस ग्रुप को ये CHO ग्रुप प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, ये डालेगा कि नहीं डालेगा, ये डालेगा कि नहीं डालेगा। तो जवाब पहले दे देता हूं, तभी तो अंदर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आंसर देख के क्वेश्चन करना तो आपसे कोई पूछे, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर पढ़ो, फिर सोचो कि अच्छा ये हुआ क्या, तो हुआ कैसे। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इसका -M ग्रुप प्रभावी होता है, यहां पर इसका -M ग्रुप प्रभावी होता है, लेकिन यहां पर -M ग्रुप प्रभावी नहीं होता। ये इसका जवाब है। और कैसे समझना है इसको, ये है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे होता है, मेटा पर नहीं होता, मतलब कहीं भी मेटा मिल जाएगा। M ग्रुप, M नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे, और अगर पैरा फॉर्म है तो उस कंडीशन पर बात की जाएगी। यानी यहां होता है, यहां नहीं होता। मतलब जो M का व्यवहार है ना, जो M अपना व्यवहार दे रहा है, जो यानी जो ग्रुप का M व्यवहार जो है वो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। तो क्वेश्चन उठता है ऐसा कैसे और क्यों, ऐसा कैसे और क्यों। तो इस क्वेश्चन का जवाब यहां से उठाते हैं। तो पहला मैंने आपके सामने एक ऑर्थो वाली कंडीशन ले ली है, ये हमारा G है, और यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है। मान लेता हूं ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर है, ये खींच रहा है, मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये समेट रहा है ऊपर की ओर, कर रहा है ना, खींच रहा है अपने आप को, क्लियर है। तो अगर ये खींच रहा है तो आप देखो इसमें रेजोनेंस की कंडीशंस क्या हो सकती है, वो देखने वाली बात है। ये खींच रहा है, या चलो पहले भी खींचने वाला बाद में लेता हूं, पहले वो वाला लेता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। चलो भाई मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है, अब तुम्हारी समझदारी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये लो, धक्का दे रहा है, मान लेता हूं कुछ ऐसा है जिसके पास भरा हुआ है और वो दे रहा है, ठीक है, भरा हुआ है, दे रहा है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, कर गया ना भाई, इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, इधर भी रेजोनेंस हो गया, इधर भी रेजोनेंस हो गया, बोलो हाँ या ना। तो आप ये कह सकते हो कि इसने खींचा है, मदद की है खींचने में, तो मदद की है खींचने में, इसका मतलब कॉन्जुगेशन में इसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका -M प्रभावी हो रहा है। नहीं आया ना? हाँ, नहीं आया होगा, मुझे मालूम है सर, एक बार में कहाँ समझ में आता है, जब तक, हाँ, जब तक हम निपट ना जाए। लो चलो, ये आ गया। चलो मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर से भर भर के आ रहा है,
बराबर क्या आ रहा है, इधर बॉन्ड टूटा, इधर टूटा, तो कॉन्जुगेशन अब किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही तुम इधर की ओर चले गए, इधर की ओर चले गए, तो इसका कोई यूज होगा, ये वाला कोई मतलब है इसका, यही है बात। और ये इसके साथ रेजोनेंस में आएगा, पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा ना पार्टिसिपेट। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा था। ये आगे बढ़ जाएगा, तो इसके होने ना होने से इसके एम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम का प्रभाव तब पड़ेगा जब ऐसा कुछ करेगा, जब वो सपोर्ट करेगा। समझ गए बात को। अब जरा मेटा की बात कर लेते हैं। अब समझ गए होगे बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मेटा की पैरा की बात कर लेते हैं। मेटा की कर चुके, अब यहां पर फिर हमने कोई ग्रुप लगाया, फिर हमने वही कंडीशन की, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, C डबल बॉन्ड OH किया, यहां पर बन गई बात। देखो देखो देखो, दिख रहा है आपको अब क्या कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन ऐसे है, ये कंडीशन ऐसे है, तो ये कंडीशन ऐसे, तो हुआ ना, काम कर रहा है ना भाई। ये C डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं नहीं खींच रहे हैं, तो इस कंडीशन पर जो भी रखा होगा उसका M प्रभाव काम कर गया। यानी यहां पर M प्रभाव काम करता है, यहां पर M प्रभाव काम करता है, यहां पर M प्रभाव काम नहीं करता है। यही समझना था, आई बात समझ में। यहां पर M प्रभाव काम नहीं करता है। तो ऊपर वाला जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अगर जब भी कोई बात चल रही होगी, तो उस कंडीशन पे मेटा पोजीशन जब आप डिसाइड करोगे, तो उस कंडीशन पर M प्रभाव काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन उठेगा कौन सा प्रभाव काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं केवल I, केवल I। ये भाई I भी तो है ना इसके अंदर, ये दोनों प्रभाव शो कर रहा है। CHO ग्रुप की बात करें एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, -M और -I भी तो शो करता है, CHO खींचता भी तो है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट प्रयोग होगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट प्रयोग हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ग्रुप की बात चल रही हो, तो मेटा कहां काम करेगा, मेटा काम करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर, इसकी लिमिटेशन है, क्लियर। और सॉरी मीजो, नॉट अ मेटा, मीजो काम करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पोजीशन पर मीजो काम नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आई करेगा। आगे बात समझ। अब इसका उल्टा सोच लेना, हो जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं है। तो कोई भी ग्रुप ऊपर से लगा हो, किसी भी टाइप का ग्रुप लगा हो, दिमाग में क्या रखना है, कोई भी ग्रुप लगा हो किसी भी टाइप का हो, क्या लिखना है, क्या दिमाग में रखना है, मेटा पोजीशन पर मीजो इफेक्ट काम नहीं करता, काम नहीं करता, काम नहीं करता। सही बात है, तो ये बात दिमाग में रखनी है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात यहां पर दिमाग में रखनी है। चलो बहुत बढ़िया सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि मेटा पर कभी भी M नहीं रखेंगे अपन। तो जल्दी नोट करें, चलो आगे सिचुएशन समझते हैं। अब पॉइंट ये है, अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि सर M भी देख लिया, I भी देख लिया, M भी देख लिया, I भी देख लिया, तो कौन पहले देखेंगे कौन बाद में देखेंगे। तो पहले हमेशा हम M देखेंगे, क्या देखेंगे, M देखेंगे। ध्यान रखना अगर कहीं पर बात आती कि M देख लो, I देख लो, तो बोले M देखेंगे पहले, M जहां नहीं होगा वहां पर I देखेंगे, जहां पर M नहीं होगा वहां पर I देखेंगे। समझ में आ गई बात। अब मैं यहां पर कुछ चीजें समझा देता हूं, वो भी समझ लो आप। M और I के बीच में बड़ा लफड़ा हो जाता है, M और I के बीच में बड़ा लफड़ा हो जाता है कि M कब बड़ा, I कब बड़ा। हमेशा M बड़ा होता है I से, लेकिन एक जगह पर है जहां पर I बड़ा होता है M से। तो वही बात मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, यहाँ देख लो, ग्रुप ले रहा हूं मैं, पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जैसे पहला ग्रुप बढ़िया हम लेते हैं OH, सुनते रहना, OH देखो दोनों जगह पर है। अरे दोनों जगह पर है कि नहीं है। अब जरा मुझे बताओ OH में कौन सा नेचर होता है, जरा सोच के बताओ। यहाँ पर नेचर होता है +M,
होता है कि नहीं होता है? और कौन सा नेचर होता है? माइनस आई। क्लियर है? एक काम करो, पहले अपन ई लिख लेते हैं कौन सा किस में क्या होता है, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ओ एच के बाद चलो ओ आर ले लेते हैं। ओ आर ले लेते हैं। ओ आर देखो दोनों जगह पर है, यहाँ पर प्लस एम है, यहाँ पर माइनस आई। बहुत बढ़िया बात है। तीसरा चलो और एग्जाम्पल आप ही डिसाइड कर लो, NH2 ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया? प्लस एम हो गया, माइनस आई हो गया। बहुत बढ़िया बात है। और कोई दिमाग में आ रहा है? चलो NHR ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस एम होगा, माइनस आई होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, बनाते रहे। चलो ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हमने ले लिया CN ले लिया, अभी तुमने देखा होगा क्या होगा? माइनस एम माइनस आई। देख लो दोनों जगह पर है, दोनों जगह पर है माइनस एम माइनस आई। ठीक है, और ले लो यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ CHO ले लिया अपन ने, यहाँ कितना होगा? माइनस एम माइनस आई। क्लियर? माइनस एम माइनस आई। ठीक है, COOH ले लो, COOH, यहाँ क्या होगा? माइनस एम माइनस आई। ठीक है, और ले लो COOR, यहाँ क्या होगा? माइनस एम माइनस आई। 9। और कोई? और कोई दिमाग में आ रहा है किसी के? हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस एम माइनस आई। हेलोजन में प्लस एम माइनस, भाई लोन पेयर है ना? अरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मैंने क्या कहा? ऐसा एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा होगा, ऐसा एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा होगा वो प्लस एम देगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा तो माइनस एम देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो कोई। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहोगे? और कोई एग्जाम्पल बताना चाहोगे? नहीं, सारे हो गए? पक्का है? NO2 ले लो। NO2 दिया नहीं दिया? NO2 ले लो। चलो NO2 ले लो, माइनस एम माइनस आई। NO2 SO3H माइनस एम माइनस आई। अब समझ में आ गया? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख जाएगा ना? मैंने क्या कहा कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख जाएगा, माइनस एम होगा। ऐसा आइटम जिस पर लोन पेयर होगा वो प्लस एम होगा। समझ गए? अब देखो कमाल की बात जो हमें समझाना चाह रहा था वो ये कि कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे बड़ा होगा? तो M I से बड़ा होता है। मैंने क्या कहा? M I से बड़ा होता है, तो M बड़ा होगा I से, होगा? यहाँ पर भी M बड़ा होगा I से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। M बड़ा होगा I से, M बड़ा होगा I से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर जगह M बड़ा होगा I से, M बड़ा I छोटा, M बड़ा I छोटा, M बड़ा I छोटा, M बड़ा I छोटा। ठीक है, M बड़ा I छोटा, M बड़ा I छोटा, लेकिन यहाँ पर I बड़ा M छोटा। बस यही बात समझ लो। ये देखो हेलोजन, हेलोजन वाला जब केस आता है तो I बड़ा होता है, M छोटा होता है। हेलोजन कहीं दिख जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख जाए, तो उस कंडीशन में I बड़ा होता है, M छोटा होता है। बाकी जगह पर M बड़ा होता है, I छोटा होता है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? अब दिमाग में बात आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलोजन की बात करते हैं। वैसे फ्लोरीन तो बहुत रेयरली मिलेगा आपको, फ्लोरीन तो बहुत रेयर मिलेगा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? अब जरा एक बात समझो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन का साइज, फिर उसके बाद छोटा उसका क्लोरीन का साइज। तो एक्चुअली में क्या होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बहुत बड़ा होने से वो जो देने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। साइज डिफरेंस हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे हाँ है ना? और पाई बॉन्ड बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी हेलोजन के केस में, वो देख लो। हेलोजन के केस की बात करते हैं, अगर हमारे पास में मान लेते हैं हमने Cl की बात की है, सुनना मेरी बात को, मान लो अगर वहां पर Cl लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो अगर हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन भाई साहब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर ही शिफ्ट करेगा, इधर ही ले जाएगा। यानी कि इस कंडीशन पे
प्लस m व्यवहार ही देगा। नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैलोजन में I बड़ा होता है m छोटा होता है, ये बात सच है, 100% सच है। लेकिन I बड़ा होता है m छोटा तब देखा जाएगा जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, कि ऊपर कुछ लगा हो और यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर Cl लगा हो। तब इस कंडीशन में इस Cl का I और m में I बड़ा होगा m से, यहां पर Cl में I बड़ा होगा m से। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तब इस ग्रुप के लिए ये जो दोनों ग्रुप जो भी लगे होंगे ये I का प्रभाव साबित करेंगे, यानी कि इस ग्रुप पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके I व्यवहार से पड़ेगा, m व्यवहार से नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई है? लेकिन अगर वो इकलौता है, वही सर्वे सर्वा है, वही ग्रुप है, तो उस कंडीशन में उसका I व्यवहार खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? उसका I व्यवहार खत्म हो जाएगा, मतलब उसको अपने ताकत का एहसास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो Cl इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी कि यहां पर अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में ये मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मिलेगा। तो ध्यान रखना, और इसी के बेस पर इसकी जो रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन होती है केमिकल, जो रिएक्शन आगे चल के हम देखेंगे वो इसी के अनुसार रिएक्शन करेगा। तब I प्रभाव यहां पर नहीं देखा जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, खेल करता है ये। समझ में आ गई बात? तो जब हमें रेजोनेंसिंग बनाना होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा, अकेला होगा तो ये करेगा, और कहीं पर अगर प्रभाव डाल रहा होगा तो फिर वो करेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो प्रभाव समझ में आ गए हैं, चीजें समझ में आ गई हैं, कौन कैसा करेगा बिहेवियर ये समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है? पक्का? डन? चलो, तो हमने आपको मीजोमेरी इफेक्ट के बारे में 2 बातें बता दी हैं। अब चलते हैं अगले पर, और अब चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं अनुनाद। अरे क्या बोल रहा हूं यार, ये हिंदी इंग्लिश बड़ा गड़बड़ कर देता है भाई। अति संयुग्मन प्रभाव, नहीं याद है मुझे। अरे अच्छा, नहीं याद है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो याद आएगा। अति संयुग्मन प्रभाव, -I। इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे उसके, इलेक्ट्रॉन ही उड़ गए। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, जिसके कॉन्जुगेशन में जो भी लगा होगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? तो एक और भाई साहब है हमारे, कौन से? अति संयुग्मन वाले। ठीक है, ये बड़े भाई साहब है, बीच में आ जाते हैं ये, तो ये भी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। ताऊ जी है, अच्छा चाचा जी, ताऊ जी, जिसके जो है, हाँ अपने अनुसार लगा लो, अपने घर के अनुसार लगा लो, बीच में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। इसको बेकर एंड नेथन प्रभाव भी बोलते हैं, बेकर एंड नेथन, तो लोग उसको बेकार एंड नेथन बोल देते हैं। तो बेकार नहीं है, बेकर एंड नेथन, साइंटिस्ट है भाई, इज्जत से नाम लिया जाएगा। मर गए तो क्या हुआ, उनकी आत्मा नहीं आ जाए कहीं? तो बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना? ठीक है, नाम है इसका। अब पॉइंट ये होता है कि इसमें होता है क्या है, इसका मुद्दा समझ लो, इसमें बड़ा अच्छा मुद्दा है। मैं मुद्दा समझा देता हूँ पहले, फिर कैसे होता है फिर वो बाद में समझाता हूँ। मुद्दा कुछ ये होता है कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन एटम ढूंढते हैं। ओ भाई इधर देख ले,
वो कार्बन एटम जो होता है ना वो sp2 संकरण का होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन एटम ढूंढते हैं, सुनते रहना। फिर क्या होता है, उस कार्बन एटम के बगल में एक कार्बन एटम लगा होता है और उस कार्बन एटम के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ढूंढने जाते हैं ना, कोई चीज अगर हम ढूंढने जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पहला, जस्ट बगल वाला कार्बन, बगल वाले कार्बन को एक नाम दे रहा हूं मैं, वो नाम समझ लो है, दैट इज कॉल्ड टू अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन, बगल वाला अल्फा, आपके पड़ोस वाला अल्फा, उसके पड़ोस वाला बीटा, उसके ऊपर पड़ोस वाला गामा, उसके पड़ोस वाला डेल्टा, उसके पड़ोस वाला सिग्मा, बस। अच्छा ठीक है, उसके पड़ोस वाला एप्सिलॉन। समझ में आ गया? तो पड़ोसी, देन पड़ोसी, देन पड़ोसी, अल्फा बीटा गामा। तो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा की बात करेंगे। अब होता क्या है यहां पर, सुनना मेरी बात, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये करता क्या है कि अल्फा कार्बन एटम पर जो लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उसको ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। और ब्रेक कैसे करता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों के होते हैं वो कार्बन ले लेता है। मतलब कार्बन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस H+ को बेचारे को छोड़ देता है। बोले भाग जाओ, होगा? जैसे ही H छूटा तुरंत ही बेकार एंड नेथन की आत्मा आती है, बोले ये तो प्रभाव कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव है। समझ में आया? क्या ध्यान रखना है, sp2 कार्बन एटम, क्या ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन एटम, क्या ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन एटम पर रखा हुआ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनना और उसको बाहर कर देना। यही है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब चलते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कैसे समझते हैं इसको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो 2 जगह पर हो सकती है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। एक, जब वो पॉजिटिव हो, कार्बोकैटायन हो। कौन सा कार्बोकैटायन? पॉजिटिव कार्बोकैटायन। दिख रहा है कार्बन भाई, CH2 CH3 याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? मैंने यहाँ H लगा दिया, मैंने यहाँ H लगा दिया, मैंने यहाँ पर ये C लगा दिया। चलो यहाँ देख लो, ऐसे समझ लो, एक कार्बोकैटायन और एक डबल बॉन्ड, ये 2 जगह होते हैं जहाँ sp2 होता है। पहले समझो, कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड। चलो चलो देखो 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 देखो, HC देन CS2+, यही कहना चाह रहा था। देख लो देख लो, CS2+ है, CS2+ है। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? हाइब्रिडाइजेशन समझने का सिंपल तरीका बता चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा हो गया? sp2। मतलब भाई साहब ये कार्बन एटम sp2 वाला है, बिल्कुल है। अब क्या होगा, इसके बगल वाला कार्बन एटम कौन सा है? अल्फा कार्बन है। उसमें से कोई एक H ढूंढ लो, एक H ढूंढ लिया, मान लेते हैं ऊपर वाला, ये कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन एटम है। दिख गया? दिख गया भाई साहब। देन अब सोचो क्या करना है? H को भगाना है। भगा दिया हमने, भगा दिया, इलेक्ट्रॉन छीन लिए, कार्बन ने छीन लिए। इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और इस पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। छीन लिए ना, छीन लिए ना। और ये निगेटिव और ये बगल में क्या रखा हुआ है? इसके छीनने से क्या हुआ? बगल में पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये C बन गया, ये H बन गया, डबल बॉन्ड CH2 बन गया। बोलो आया समझ में? और ये H बेचारा सदमे में चला गया। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जैसे हम लोग देते हैं कुर्बानी अपनी उम्र की, पैसे की, चीजों की, तब भी तुम लोग नहीं सुधरते हो। और हाँ भाई, बड़ा जबरदस्त डांस किया तुम लोगों ने, तो फर्स्ट तोड़ डाले डांस में।
है? चलो पहले समझ लो क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कौन क्या कह रहा है? किसी की आत्मा चिल्लाई कुछ? डबल बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनता है, तो बन गया ना हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो निकालना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? हाइड्रोजन दिखा नहीं, अपन निकाल निकुल के बैठ जाएंगे। हाँ देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बड़े कमाल की बात समझा रहा हूं मैं तुम्हें। कमाल की बात यह है कि तुमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, है ना? अरे भाई एक हाइड्रोजन निकाला तो यहां पर मैं मान लेता हूं CH2 बनाए, यहाँ H+। दूसरा इंसान था, उसने कहा कि मैं तो ये वाला निकाल लूंगा, मुझे वो अच्छा ही लग रहा। तो मैं कहा ठीक है भाई तुझे अच्छा ही लग रहा तो ये वाला निकाल ले, तो ये रहा दूसरा। तीसरा कह रहा यार मुझे वो अच्छा ही लगता है, मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है भाई। तो मैंने कहा ठीक है ये हाइड्रोजन ले ले, तो भाई तू ये H+ हो गया, डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक दूसरे के अनुनादी संरचनाएं हैं, यानी कि एक नया प्रकार का अनुनाद हो गया ये। अभी तक अनुनाद में आप देख रहे होगे पाई बंद या पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वही घूम रहे थे, सिग्मा नहीं घूम रहा था, सिग्मा नहीं टूट रहा था। ये वाला एक ऐसा प्रभाव है जिसमें सिग्मा टूटता है तीनों एक दूसरे के अनुनादी संरचनाएं। ये H कहीं निकलेगा नहीं, वहीं थमा रहेगा, ध्यान रखना प्रभाव तक। फिर प्रभाव खत्म होगा तो फिर जहां भी निगेटिव देखेगा वहां अटैक कर जाएगा, वो फिर उसकी कहानी अलग है। तो ये तीनों अनुनादी संरचनाएं, इसीलिए लेकिन यहां पर बंद का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये शब्द का प्रयोग करते हैं, बिना बंद का अनुनाद, बिना बंद का अनुनाद, वो वाला बंद नहीं, वो अनुनाद गोल 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 वाला था, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे, वहां अटैच थे, कार्बन एटम जो भी एटम थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहां पर तो एटम ही उड़ गया, समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तो समझ में आ गया। दूसरी बात समझो, दूसरे कमाल की बात, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो सबने अपनी अपनी बातें रखी है, तो एक ने और बात रख दी, एक ने कहा कि यार ये कार्बन है, मैंने कहा हाँ, बोले ये H है, मैंने कहा हाँ, बोले ये H है, मैंने कहा हाँ, बोले ये पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ। तो बोले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर तो P होगा, P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन था वो तुम ले गए, मैंने कहा हाँ, पॉजिटिव निकल गया। फिर बोले बगल में कार्बन है, मैंने कहा हाँ, बोले ये H है, बोले ये H है, बोले ये H है, मैंने कहा हाँ। तो बोले ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तुमने H से चुराए, मैंने कहा हाँ। तो बोले एक काम करो, एक काम करो, इसको ना इधर दे दो। फिर से समझो, ये है खाली है, P रिक्त कक्षक हो गया, खाली है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, भाई चार होते हैं ना, एक दो तीन तो यूज हो गया, एक खाली हो गया ना, गया वो प्लस करके, दानी था दे दिया उसने, बाद में होश आई ये क्या हो गया, उसके साथ चोट हो गई, ठीक है। फिर उसने कहा भाई साहब जो मेरा सो गया तो गया, तो पड़ोसी का तो है। फिर उसने इसको सेट किया, बोले एक काम कर, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, सेट करने का मतलब कार्बन कार्बन, कि तू दो इलेक्ट्रॉन वहां से लाएगा, उसको भगाएगा, एक मुझे दे देना। शब्दों पर खासकर इतना फोकस मत करो, इन पर फोकस करो नालायक को। तो तुम कहां से कहां मतलब रख दिया, समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक ने ये, दोनों ने बनाए आपस में बॉन्ड, एक इसका मिल गए, था उसी का इलेक्ट्रॉन, था उसी का, यहां आ गया, बॉन्ड बना दिए, हो गए। समझ में आया? तो यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए। क्या हुआ है, देखो यहां पर एक बॉन्ड लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। क्या लिखा मैंने, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पार्टिसिपेट होंगे। हाँ समझ में आ रही बात? तो दो तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बहुत अच्छा वर्ड है ये,
इसका प्रयोग नहीं होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट की, रेजोनेंस की जब बात करें तो वहां पर क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट की। यहां पर बात करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। क्लियर हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक और चीज तुम्हें दिख गई क्या, कि यहां पर p ऑर्बिटल जो थे वो वैकेंट था, और वैकेंट p ऑर्बिटल पे, ये p कैसा है, p रिक्त कक्षक है कि नहीं है, तो इस p रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। समझ गए बात को। तो ये बातें कुछ दिमाग में रखनी है। चलो अब बात करते हैं अगले मुद्दे पे। एक बात मुझे बताओ कि हमने यहाँ पर कुछ किया, H निकाला, और H निकाल के वहां पर हमने संरचनाएं भी और संरचनाएं बनाई, और एक से ज्यादा संरचनाएं बनाई। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया कि नहीं हो गया। और बच्चों आपको एक बात पता होगा कि हम जब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तब तब उस कंडीशन पे उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमारी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं पर हम ये समझ सकते हैं कि H निकालने के बाद उसमें आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया तो स्टेबिलिटी हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी को, किसको, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी प्रभाव डालता है हाइपर कॉन्जुगेशन, प्रभाव डालता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और अब आप सोचो ना, एक बात मुझे बताओ कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, क्या कहा मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो एक बात मुझे बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो रहने की बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो नेचुरल से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारी फिट बैठ जाएगी कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब पॉइंट यहां पर यह आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कब ज्यादा होगा, यह भी सोचने वाली बात है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है भैया, इस H पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये H कौन से है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब यहां पर एक बात समझ में आ गई है क्या, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जितना बच्चों ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो एक मुद्दा हमारे सामने और खड़ा हो गया जहां पर हम इस फैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, साथ में चल लो। क्लियर हो गया। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एटम होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन एटम, क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन एटम। हाँ, अभी एक बात और करनी बाकी रह गई। मैंने बताया किसके लिए, कार्बोकैटायन के लिए बता दिया, लेकिन अभी डबल बॉन्ड के लिए बताना बाकी है। तो डबल बॉन्ड के लिए भी आप समझ जाओगे। मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहा हूँ, आप समझ लो। ये कंडीशन हो गई, यहाँ C हो गया, यहाँ H हो गया बच्चों, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। और मैंने कहा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाओ, दिखा दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे दिखा दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो समझ लो इसको sp2 लाना है। sp2 है, ये sp2 है कि नहीं है, ये कौन सा कार्ब एटम है, sp2 है। समझ में आया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ या ना, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जैसे ही पॉजिटिव होगा, समझ गए होगे, बात तो वही होगी, यहाँ से ये H निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हो गया इसके बगल वाला कार्ब एटम अल्फा, और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो बोलो बच्चों क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, यहाँ H प्लस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, देन यहाँ पर CH2 माइनस हो जाएगा। तो ये भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बस एक ही जगह शो करेगा, sp2 कार्ब एटम दिखना चाहिए भैया, अपना काम हो जाएगा। sp2 कार्ब एटम दिखना चाहिए, हमारे पास हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन करें इस पर, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए। चलो भाई स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट,
चलो पहला क्वेश्चन, अब आपको दिमाग लगाना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला यहां ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा ले लिया CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। चलो बच्चों ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो। दोनों क्या ढूंढना है स्टेबिलिटी के लिए? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ढूंढने हैं। हमारा काम वहीं से शुरू हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ढूंढने हैं। ढूंढ लोगे? तो चलो शुरुआत करते हैं, हम भी तुम भी दोनों मिलके करेंगे शुरुआत। यहां पर H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है बच्चों, चलो इधर देखो, C देन H डबल बॉन्ड CH देन H देन C, 3H। दिखा? दिखा? थर्ड एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ CH3, तो CS मतलब H लगा दूं। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और इधर लगा दो, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। बढ़िया, चलो ट्राई करो। हो गया ट्राई? तो बेटा sp2 कार्बेटम के बगल में, ये sp2 कार्बेटम के बगल में क्या चेक करना है? अल्फा कार्बेटम। क्या यहाँ पर है? नहीं है। अल्फा कार्बेटम है? नहीं है। अल्फा कार्बेटम नहीं है। ये तो नहीं चेक कर रहे हो सर, इसका ये, इसका ये, अड़ोसी पड़ोसी आपस में ही चेक कर रहे हो? नहीं करना है। अरे दोनों sp2 के बगल में देखना है जाकर यार, समझ गए? यहां चेक करो, ये है ना sp2, हाँ ये अल्फा कार्बेटम है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर? बहुत बढ़िया, चलते रहो साथ में। फिर इधर आ जाओ, ये sp2 है, इसके बगल में अल्फा कार्बेटम मिल गया। हाइड्रोजन कितने मिल गए अपने पास में? 3 इधर से हैं, और यहां से इधर भी देखो, ये देखो ये sp2 है, तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बेटम है बच्चों, है ना अल्फा कार्बेटम, और उस पर कितने H है? 3। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लोगे ना? क्या आंसर आ जाएगा? CDA। तो अब तुम्हें समझ में आ गया मुझे क्या ढूंढना था? समझ में आ गया क्या ढूंढ रहे हैं अपन? अल्फा कार्बन एटम और अल्फा हाइड्रोजन एटम। चले एग्जाम्पल दें फिर इसी बात पर नेक्स्ट। तो अब आप ही ट्राई करना भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आपको ट्राई करने हैं। चलो देखें क्वेश्चंस में, स्टेबिलिटी को देखें। तो ये आपके पास में देखो sp2 हो गया, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। यहां देखो आपके पास में ये sp2 हो गया, इसको देख लेंगे। जस्ट इधर वाला आ गया अल्फा कार्बेटम, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ देख लो इस कंडीशन में यहाँ पर केवल यही अल्फा कार्बेटम, बेटा आगे क्या लगा है? ये बीटा है, ये बीटा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा, केवल उसी से लेना है। तो अल्फा कितना हो गया? 1। और यहाँ देख लो, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम तो है, अल्फा एटम नहीं है, तो अल्फा एटम ये इसके साथ एक ही तो H लगा है, अल्फा कार्बेटम के साथ जो H लगा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो एक ही तो लगा है। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ABCD। सबका समझ सही है? सबको समझ में आ गया? ABCD चेक कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? समझ में आया? 6। यहाँ कितने हो गए? 6। बहुत बढ़िया, यहाँ भी 6 हो गए। और यहाँ कितने हो गए? 3 3 6 3 9। प्रैक्टिस हो रही है ना भाई? इसके कंपैरिजन में चेक करना है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। यहाँ कितने हो गए? 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? डी।
हो जाएगा। अब बी और सी की बात करनी है। देखो एक कार्ब एटम पर अगर अल्फा एटम ज्यादा मिल रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कंपैरिजन टू अड़ोस पड़ोस में। मतलब एक कार्ब एटम पर 6 मिल रहे हैं या अगल बगल कार्ब एटम पर 6 मिल रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजी होगा। इसको यहां अगल बगल है, ये इसका है, तो एक साथ जो होंगे उस पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आगे बात समझ में? तो इसलिए ऐसी कंडीशन में बी आएगा इधर, फिर सी आएगा इधर, फिर ए आएगा इधर। समझ में आया? ये वाला बेटा ये अल्फा कार्ब एटम है, यहाँ एच है, क्या एच ढूंढना है, उसके साथ क्या अटैच है वो मतलब नहीं। एच अटैच हो तो गिनोगे, नहीं होगा तो नहीं गिनोगे। अरे बच्चों समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? इसमें क्या कंडीशन है, एक कार्ब एटम पर 2 ग्रुप होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा अगल बगल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ में आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अब बताओ यहाँ क्या है बच्चों, CH2, यहाँ क्या है, देखो यहाँ CH3 दिख रहा है, यहाँ क्या हो गया CH3 दिख रहा है, और यहाँ क्या हो गया CH3। सबको समझ में आ गया? मैंने ऐसे लिख दिया वो तो कंफ्यूज करने के लिए। आया? अब बताओ क्या करनी होगी। यहाँ पर अल्फा एटम कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हो गए 6। देखो बच्चों ये हो गया, यहाँ कितने हो गए 9, और यहाँ कितने हो गए 3। अब बताओ कौन स्टेबल ज्यादा होगा, C, फिर C के बाद B, B के बाद D, D के बाद A। आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो चेक कर लो यहाँ कितना हो गया CH3, यहाँ CH2, यहाँ कितने हो गए बच्चों 5, यहाँ कितने हो गए 5। यहाँ देखो यहाँ कितना है 3 है, यहाँ अल्फा एटम कितने हो गए 6, यहाँ कितने होंगे 2 है। आगे क्या है उससे मतलब नहीं है अपने को, कितने हो गए अल्फा एटम, कौन स्टेबल ज्यादा हो गया बी ए। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका CH2 हो गया, देखो ये CH2 हो गया, तो यहां से चेक करें तो यहां पर अल्फा एटम कितने हो गए अपने पास में, इधर 2 हो गए और इधर 2 हो गए, तो दोनों तरफ गिनेंगे तो यहाँ कितने हो गए अल्फा एटम, यहाँ 4 हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ CH2 हो गया और यहाँ CH हो गया, हो गए, तो अल्फा एटम यहाँ कितने हो गए। अब समझ में आ गया? सब लोग चेक कर ले रहे हो? यहाँ डबल बॉन्ड चेक करो तो यहाँ कितने हो गए, एक ही H हुआ, घर जाकर प्रैक्टिस करना ढंग से। तो यहाँ पर अल्फा एटम कितने हो गए 2। तो अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, तो घर में जाकर ढंग से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को आज। चलो इसको देख लो, C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, ये कंडीशन है। अब चेक करो यहाँ पर 2 बेटा, 2 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, तो अल्फा एटम कितने हो गए 7। आ गया? यहां चेक करो, ये करो, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH2, यहां CH2, बताओ 3 3 6 2 8 और 2 10। यहां बताओ है, एक H ये, एक H ये, 2 ही तो हुए, 8 कौन बोला? आगे बात समझ में? आंसर क्या होगा B। सही है, चलो नेक्स्ट फटाफट चलो। ये डबल बॉन्ड है, अब ये CH3 काउंटेबल है, इधर काउंट नहीं होगा, इसकी जरूरत है डबल बॉन्ड के बगल में, हाँ है ना, ये भी तो अल्फा कार्ब एटम है भाई, ये अल्फा कार्ब एटम है और ये अल्फा कार्ब एटम है, समझ गए। तो यहां कितने हो गए 3 यहां आ गए, 1 यहां आ गया 4 और 2 यहां से आ गए। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? पक्का?
प्रैक्टिस करनी है भाई। यहां कार्बन हो गया, यहां CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, और यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया, 2 2 4, 8 नहीं है बेटा, 10 है। गिनती नहीं आती है, अगले साल से नया बैच स्टार्ट करेंगे गिनती वाला। हाँ, फाड़े भी सिखाएंगे, फिर उसके बाद तैयारी कराएंगे। 3 3 6 7 8, कौन सा आंसर आ जाएगा? BCA, BCA। क्लियर है? नेक्स्ट, अब पॉजिटिव चार्ज से लो। ये हो गया हमारे पास में, यहां कितना हो गया? CH2 CH2 हो गया। यहां ले लो, यहां कितना हो गया बच्चों? CH3 CH2 CH2, और यहां ले लो, यहां CH2, और यहां कितना हो गया? CH। अब समझ में आ रहा होगा? यहां कितने हो गए बेटा? 4। यहां कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7। क्या हुआ भाई? 7। क्लियर? समझ गए? और यहां कितने हो गए? तो कितना आंसर आएगा? BAC। सब होशियार हो गए तुम लोग। चलो नेक्स्ट, बताओ जल्दी से। यहां CH2 CH2 4, बी में यहां केवल एक है, 1, यहां 3 2 5 और 2 यहां 7, यहां 3 6 7, और यहां एक यहां से एक यहां से, यहां तो मिलेगा ही नहीं। बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? D और C में कौन सबसे ज्यादा होगा? D होगा। ठीक है, D क्यों होगा? समझ गए ना? बिखराओ बिखराओ, समेटा समेटू। E वाले में कुछ नहीं हुआ, यहां CH3 यहां CH3 यहां CH3, इस कार्बेटम के साथ कुछ नहीं लगा है, और यहां पर अगर लोगे तो यहां क्या हो गया? एक यहां लगा है और एक यहां लगा है। ए कौन सा? और कोई बच्चा? बी बचा है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया सभी को? तो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है और क्या तरीका है, उससे हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन करते हैं। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, और वो पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी ध्यान रख लो। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, विपरीत अतिसंयुग्मन प्रभाव। ठीक है, तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? जैसे अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या देखा? H पॉजिटिव निकल रहा था, यानी क्या देखा था मैंने? यहां H था, यहां H था, यहां H था, देन CS डबल बॉन्ड CH2 था। तो अपन इसको तोड़ रहे थे और यहां से H को तोड़ रहे थे, ये H निकल रहा था, H पॉजिटिव निकल रहा था। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब उल्टा समझ लो, यहां पर निगेटिव वाला कोई निकल जाए, मतलब यहां पर मैं X ले रहा हूं, यहां X ले रहा हूं, यहां X ले रहा हूं, हेलोजन लगा दो। समझ गए बच्चों? ये कंडीशन है, हेलोजन लगा दिया यहां पे, फ्लोरीन क्लोरीन मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब यहां पर ये नेगेटिव निकलेगा। अब आया समझ में? क्लियर है? यहां पर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, X माइनस, फिर देन C, देन X, देन X, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, देन CH2
प्लस। तो बच्चों ये जो होता है इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, समझ में आ गया? X लगा होगा, हैलोजन लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने आपको बता दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।